मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो कभी घर से निकले ही नहीं, थक कर हार जाऊं ये मेरी फितरत नहीं, थक कर हार जाऊं ये मेरी फितरत नहीं, हार मान लूं इतनी सस्ती मेरी हिम्मत नहीं, कलम में दम है सपना बड़ा है, कलम में दम है सपना बड़ा है, इस बार मेरा भी नाम सिलेक्शन लिस्ट में खड़ा है। आप रीट मीन्स की तैयारी कर रहे हो लेकिन आपको ऐसा लगता है कि सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन नहीं होता। क्या आपके सामने भी ऐसे झूठ हैं जो आपको डरा देते हैं? क्या आपने भी ये सुना है कि बिना कोचिंग सिलेक्शन नहीं होता? क्या आपको भी सेल्फ स्टडी पे यानी कि घर पे पढ़ने में डाउट होता है? आज इस वीडियो में मैं 10 ऐसे झूठ का पर्दा फाश करने वाली हूँ जो आपकी आंखें खोल के रख देंगे और हर एस्पिरेंट्स के सामने ये 10 डर होते हैं, 10 झूठ रखे जाते हैं जिनकी वजह से उन्हें खुद पे डाउट होने लगता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, उनके सच भी मैं आपको बताने वाली हूँ। कैसे मैंने सेल्फ स्टडी करके अपना सिलेक्शन किया वो भी मैं क्लियर करूंगी आपको। तो चलिए जानते हैं वो 10 झूठ कौन से हैं और साथ साथ उनकी सच्चाई भी मैं आपको बताऊंगी जो हर एक रीट एस्पिरेंट या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे एस्पिरेंट को पता होनी चाहिए। सबसे पहला झूठ है कि बिना कोचिंग के बिना ऑनलाइन कोर्स लिए आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सबसे बड़ा झूठ है ये। इसके सामने सच जो है ना उसका लाइव एग्जांपल मैं बैठी हूँ। मैंने आज तक कोई कोचिंग नहीं की, आज तक कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं लिया, यहाँ तक कि मैंने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन नहीं की। हालांकि आपको करनी चाहिए, मैं मना नहीं कर रही। आपको समझ नहीं आता है, आपको प्रिपरेशन नहीं है किसी चीज की कि कैसे करना है, तो आप ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हो, आप कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हो, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, टेस्ट सीरीज भी लेनी चाहिए, सब करना चाहिए आपको। लेकिन मैं अपना बता रही हूँ कि सेल्फ स्टडी से भी सिलेक्शन होता है। कई लोगों की स्थिति ऐसी नहीं होती कि वो कोचिंग में पैसा दे बिना मतलब का, तो उनके लिए मैं वीडियो लेके आई हूँ कि आप ये भ्रम दूर कर लीजिए कि बिना किसी कोचिंग के सिलेक्शन नहीं होता। आपके सामने लाइव एग्जांपल बैठा है। अब आप ऐसे मत बोलना कि मैम आप तो टॉपर रहे हो, आप होशियार हो, आप इंटेलिजेंट हो, इसलिए आपका सिलेक्शन हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं। जो सिचुएशंस आपके सामने आई थी वही मेरे सामने भी आई। पढ़ाई में 12th तक इंटेलिजेंट होना अलग बात है और कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में इंटेलिजेंट होना अलग बात है। यहाँ तक इसका कोई बेस नहीं है, दोनों चीज का कोई लेना देना नहीं है। मेरी राजस्थान जीके जीरो थी, जीरो, मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन उसके बाद भी मैंने 8 महीने में सिलेक्शन लेके बताया। मेरा रीट मेंस का स्कोर है 196 ओबीसी कैटेगरी से, वो भी लेवल 1 में। 2023 में मैं सिलेक्ट हुई। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मतलब सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन हो जाते हैं। जरूरी नहीं आप होशियार हो, इंटेलिजेंट हो। अब कई लोग नौकरी लग जाते हैं तो बहुत सारे बहाने देते हैं, इसको तो आरक्षण मिला हुआ है, मीना है तो फिर भाई एसटी कैटेगरी का उसको रिजर्वेशन मिला है, और कोई दूसरी कास्ट का है तो भाई तू तो एससी है, तेरा ऐसे लग गया, एससी कैटेगरी से है तू तो वैसे ही लग गया। या फिर दूसरा कोई ना कोई बहाना बनाते हैं, जैसे कि मेरे लिए बनाया कि आप तो इंटेलिजेंट हो, आप तो टॉपर हो। तो 12th तक पढ़ाई अलग होती है, उसमें टॉपर होना अलग बात है। आप पढ़ना नहीं होगा ना, आपको सही स्ट्रेटेजी नहीं अपनानी होगी तो 100 बहाने याद आएंगे आपको। बस एक बार पढ़ने बैठ जाओ, ये भूल के कि आप क्या हो क्या थे। अब आपको ये खुद को ऐसा बनाना है कि आप इजीली सिलेक्शन ले पाओ। माया जाल से निकल जाओ और सिलेक्शन की तरफ बढ़ो। आपको ये नहीं दिखना चाहिए आप टॉपर रहे हो, एवरेज रहे हो, कुछ भी रहे हो, बैक बेंचर रहे हो, कुछ भी रहे हो। आपको बस अब जीरो से शुरुआत करनी, जैसे कि आपकी जिंदगी अभी से स्टार्ट हुई है। सही बुक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सिलेबस का अच्छा सा विश्लेषण, ये सब आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। यहाँ तक कि ये तो हो गई मोटी मोटी बातें, छोटी छोटी बातें मैं आपको बताती हूँ। निरंतरता, कंसिस्टेंसी, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से मेहनत, बिना किसी डर के, बिना किसी सेल्फ डाउट के, खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं होशियार थी ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी बात क्या है कि मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस था। मैं भी आप लोगों की जगह थी, मैं भी पहली बार तैयारी करी थी, मुझे भी डर था कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मैं पढ़ाई तो बहुत अच्छे से कर रही हूँ, लेकिन हो गया। तो कोई यूपीएससी का पेपर नहीं है रीट मेंस, आपका सिलेक्शन हो सकता है सेल्फ स्टडी से भी। जरूरत है सही स्ट्रैटेजी की, और वो स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रही हूँ वहां आके। हर अगले वीडियो में मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताती हूँ कि बिना कोचिंग के सिर्फ सेल्फ स्टडी से किस तरीके से सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यही कमेंट्स कि हमें डर लग रहा है, हमें इस बात पर विश्वास नहीं होता कि केवल सेल्फ स्टडी के दम पे आपका सिलेक्शन हो सकता है क्या। मेरे परिचित नहीं है आप, मेरे जितने भी परिचित हैं उनसे आप पूछ लीजिएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा कि मैंने आज तक कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की, नहीं की, नहीं की। दूसरा झूठ जो बोला जाता है कि अगर आप 18-18, 20-20 घंटे पढ़ाई नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने 10 से 12 घंटे के टाइम टेबल में, ये भी मैंने ज्यादा बोल दिया क्यों? क्योंकि मेरी राजस्थान जीके जीरो थी, ठीक है, तो मुझे ज्यादा मेहनत की जरूरत थी। बाकी सब सब्जेक्ट्स मुझे अच्छे लगते थे, बट राजस्थान जीके ही बहुत ज्यादा वेटेज था, और वो मेरी जीरो थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था राजस्थान जीके में। वहां से मैंने तैयारी की, इसलिए मैंने 10-12 घंटे का टाइम टेबल फॉलो किया। तो 10-12 घंटे पढ़ के भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। 10-12 घंटे छोड़ो, 4 घंटे पढ़ के भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आपने सुना होगा, बिल्कुल सही है। रोज आप तैयारी कीजिए, रोज आप कुछ ना कुछ कीजिए, छोटे से शुरुआत कीजिए। ये मत देखिए बाकी लोग क्या कर रहे हैं, वो देखोगे तो आप कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। मैंने शुरुआत की हर चीज की छोटे से लेकर, क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल में कई ऐसे लोग हैं जो महारथी है राजस्थान के ज्ञान के बारे में, महारथी है, आरएस की प्रिपरेशन करते थे। तो ऐसे मुझे लगता था कि यार मेरा रीट में सिलेक्शन कैसे होगा, मेरे तो राजस्थान जीके ही जीरो है। तो बात ऐसी नहीं होती कि आप धीरे से स्टार्ट करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। इसका टिप यही है कि आपको 20-20 घंटे पढ़ाई नहीं करनी, आपको डेली के टारगेट सेट करने। कितनी बार मैं अपनी वीडियोस में बोल चुकी हूँ कि आपको जो भी पढ़ना है आप उसका टारगेट सेट कीजिए, यानी कि आपको पढ़ना क्या है अगले दिन, इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपको टाइम को मैनेज करके चलना है हर चीज में। आपको भले ही आप पूरे दिन में 1 घंटा ही निकालिए, लेकिन वो 1 घंटा बिना किसी डिस्टर्बेंस का होना चाहिए।
चाहे आप उस 1 घंटे को यूट्यूब वीडियो से भी पढ़ सकते हो, फ़ोन से भी पढ़ सकते हो, कैसे भी, लेकिन वो चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए। पूरे 24 घंटे में 1 घंटा निकालो, लेकिन वो निरंतरता के साथ रोज़ होना चाहिए और उसका परिणाम आपको अभी समझ में नहीं आएगा, आपको बाद में समझ आएगा। आपको करनी है स्मार्ट स्टडी, हार्ड स्टडी नहीं। डू स्मार्ट स्टडी, नॉट हार्ड स्टडी। स्मार्ट स्टडी का मतलब है कि आपको मालूम पड़ जाए कैसे ना कैसे जादू से कि भाई एग्जाम में आने वाला क्या है या फिर कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और ये बहुत इजी है। मैंने अपने यूट्यूब पे चैनल पे बहुत ऐसे वीडियो बना रखे हैं। ऐसा एक वीडियो है जो मैंने बनाया है जिसमें मैंने बताया कि टॉपिक मतलब किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, उसको आप जाके जरूर देखना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मैंने अपने हर वीडियो में बोला है ये। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होता है, आपको एक जादू मिल जाता है, आपको एक पावर मिल जाती है, अचानक से शक्ति आ जाती है कोई भी एग्जाम को क्रैक करने की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के देख लो आप। ये होती है स्मार्ट स्टडी। और एक होती है हार्ड स्टडी, जिसमें आप कोल्लू के बैल की जैसे पूरी की पूरी बुक रटने में रह रहे हो, पूरी की पूरी बुक रटो और सोच रहे हो यार याद क्यों नहीं हो रहा, यार मशीन थोड़ी हो आप, रोबोट पिक्चर वाले रजनीकांत थोड़ी हो कि एक बार में बुक को ऐसे ऐसे स्कैन किया तो भाई याद हो गया, ऐसे ऐसे स्कैन किया दिमाग में फिट हो गया। आफ्टर ऑल अपन इंसान है, तो इंसानों को इतना याद नहीं होता। उसके लिए मैंने आपको तरीके भी बताया कि आप ट्रिक्स का यूज कीजिए, आप कहानियां बना के याद करने की कोशिश कीजिए, छोटी छोटी चीजों में बांट दीजिए उसको, छोटे छोटे टारगेट्स में बांट दीजिए, नेमोनिक्स से याद कीजिए, कोड वर्ड्स बना के याद कीजिए, डायग्राम से याद कीजिए, शॉर्ट नोट्स बना के याद कीजिए, माइंड मैप्स बना के याद कीजिए। इतनी सब चीजें सिर्फ कॉम्पिटिशन एग्जाम में फॉलो होती है, इतना कोई याद नहीं रख पाता। तो इसीलिए ये चीजें मैंने आपको बताई है। तीसरा झूठ ये कहता है कि आपका रीट मेंस एग्जाम तभी क्रैक होगा जब आपको सब कुछ याद होगा। ये सबसे बड़ा झूठ है दोस्तों। क्यों? क्योंकि याद करने से रट्टू तोता नहीं बनना है। आपको मालूम होगा कि हम किस एग्जाम की तैयारी करें, रीट मेंस यानी कि टीचर के एग्जाम की। अब टीचर के एग्जाम में केवल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है या फिर ये वाली मनोवैज्ञानिक विधि किसने दी। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, यानी कि आप एक टीचर है सपोज कीजिए और आप अपने क्लासरूम में कैसे पढ़ाएंगे जब बच्चे समझ नहीं पा रहे उस चीज को। तो ये है अनुप्रयुक्त प्रश्न, यानी कि एप्लीकेशन बेस्ड जो आपका दिमाग जांचते, तो याद करने का सवाल है ही नहीं। तो रीट मेंस को ऐसा पेपर समझ के चलो जिसमें आपका कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस इज इक्वल टू अंडरस्टैंडिंग, यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। आपको रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा और उस चीज की प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके उतना, तभी आपकी समझ उस पर्टिकुलर टॉपिक पे बन पाएगी। तो रीट मेंस को रट्टा मारना वाला पेपर आप भूल जाइए कि ये रट्टा मारने वाला पेपर है। इसमें आपके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन तो आते हैं, लेकिन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं जिसको शिक्षण विधियां बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस आपको क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे तभी आप क्वेश्चंस को हल कर पाओगे। चौथा झूठ है कि रीट मेंस में सिर्फ और सिर्फ राजस्थान जीके पे फोकस करने से ही सिलेक्शन होता है। ना 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 भैया, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप। क्यों कर रहे हो? क्योंकि पिछले रीट मेंस के पेपर को आप उठा के देख लो 2023 वाले में, लोग पढ़ के चले गए राजस्थान जीके, लेकिन जब सब्जेक्ट से क्वेश्चन आए, शिक्षण विधियों से क्वेश्चन आए, मनोविज्ञान से क्वेश्चन आए, तो लोग वहीं दंग रह गए क्योंकि उन्होंने फोकस किया था राजस्थान जीके पे और इस चीज पे वो इतना फोकस नहीं दे पाए सब्जेक्ट्स वगैरह पे। उनको लगा इजी होगा, बट थे नहीं। इजी तो थे, लेकिन वो क्यों नहीं लग रहे थे? क्योंकि उन्होंने राजस्थान जीके पे ज्यादा फोकस कर लिया और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पे वो फोकस नहीं कर पाए। वही जो मैंने अपने पिछले पॉइंट में आपको बोला था। तो आप ऐसे समझो कि केवल राजस्थान जीके पे फोकस करें तो गलत है। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप ऐसा टाइम टेबल बनाओ जिसमें सभी मात्रा में चीजें इक्वल हो, बैलेंस टाइम टेबल हो आपका। यानी कि अगर आप एक दिन में 2 घंटे भूगोल, 2 घंटे इतिहास, 2 घंटे कला संस्कृति पढ़ रहे हैं, तो 1 घंटा ही सही, 1 घंटा ही सही स्कूल सब्जेक्ट को दो, शिक्षण विधियों को दो, सूचना तकनीकी को दो। आपका कोई भी पढ़ने का तरीका हो सकता है, बट मेरी मानिए आप रोज थोड़ा 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 लेके चलिए। आप थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे ना तो आपको बाद में लोड नहीं पड़ेगा, विषय के प्रति आपकी समझ अच्छी बनती जाएगी। तो बैलेंस्ड अप्रोच रखिए आप हर चीज में। जिंदगी में भी बैलेंस का होना बहुत जरूरी है, कोई चीज ज्यादा और कम नहीं होनी चाहिए। अति सर्वत्र वर्जते, ये आपने सुना होगा, किसी भी चीज की अति जो है वो बहुत खतरनाक साबित होती है। तो राजस्थान जीके पढ़ के चल जाओ, उसकी अति आपको खतरनाक साबित हो सकती है। यानी कि आपको शिक्षण विधियों, स्कूल सब्जेक्ट, आईसीटी, आरटीई सब पे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है। बैलेंस, संतुलित रूप से आप चलिए। पांचवा झूठ है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल करने से टाइम वेस्ट होता है। ये सबसे बड़ी बेवकूफी है जो भी ऐसा बोलता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का महत्व कितना है आप ये समझ सकते हैं। जितने भी पेपर्स हुए, चाहे वो आरएस के हो, यूपीएससी के हो या फिर कोई से भी रीट मेंस हो, सीटेट हो, सब में रिपीटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होता क्या है, देखिए आपके पास सिलेबस का भंडार भरा पड़ा है, अब आप पूरा तो पढ़ नहीं सकते। तो स्मार्ट स्टडी यही कहती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करो, यानी कि आपको मालूम होना चाहिए किस टॉपिक में से किस तरीके से सवाल बन सकते हैं। किसी व्यक्ति का कोई परिचय है, उसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, कि उसका नाम क्या था, उसके पास डिग्रियां कौन कौन सी थी, उसका जन्म कब हुआ, वो कहाँ से बिलोंग करता था, उसने कौन सी पुस्तकें लिखी। ये सब आपको कब मालूम पड़ता है? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना टाइम वेस्ट नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, आपको उसको जरूर रेफर करना चाहिए। मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप यूट्यूब वीडियोस से देख सकते हो, मार्केट में मॉडल पेपर्स आते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, बुक्स आती है, ऐसी बहुत सारी आती है, तो आप उस पर देख सकते हो। तो आपको हर हफ्ते में कम से कम, मैं क्या करती थी मैं आपको बताऊं, मेरे टाइम टेबल में मैं दिन का एक हिस्सा, 1 घंटा ऐसा निकाल के रखती थी जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा करती थी और उनको एज अ नोट्स उतारा करती थी। मुझे कोई टाइम वेस्ट नहीं लगता था। मैंने सही स्ट्रैटेजी से, सही रणनीति से तैयारी की है। मुझे किसी ने बताई नहीं, बल्कि मैंने खुद ने 1-2 महीने मैं भी आपकी तरह ऐसे कंफ्यूज घूमती थी जब नई नई तैयारी करी थी, क्योंकि मुझे ऐसा मालूम पड़ गया था कि सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं होगा, पढ़ाई सही तरीके से करने से मेरा सिलेक्शन होगा, सिर्फ याद करने से कुछ नहीं होने वाला।
तो फिर 2 महीने मैं खुद पागलों की तरह घूमती रही, कुछ भी पढ़ रही थी, लेकिन बाद में मुझे समझ आ गया कि ऐसा करने से कुछ भी नहीं होने वाला। अपने तरीके से पढ़ूँगी, अपनी मर्ज़ी से पढ़ूँगी और याद भी करूँगी। तो आपको पूरे दिन में 1 घंटा ऐसा ज़रूर निकालना है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सॉल्व करो। इससे होगा क्या कि आपको वैरायटी मिलेगी। जो चीज़ आप नहीं जानते, नहीं भी है कोई बात नहीं, आपको याद हो जाएगी और जब आगे वो कभी क्वेश्चन आए तो उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन पहले से ही मिल चुकी होगी। तो इससे आपका दिमाग जो है उस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से प्रोसेस कर पाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हल्के में मत लेना। छठा झूठ कहता है कि यार तैयारी तो सब लोग करते हैं, है ना? तो लक का कमाल है सिलेक्शन अपना। तैयारी सब लोग करते हैं लेकिन उसका तो नसीब अच्छा था यार। उसकी तो किस्मत थी जो उसकी लग गई, चलो भाई तुक्के से पास हो गए या बोलो नसीब उसका अच्छा था इसलिए उसका सिलेक्शन हो गया। अब इस बहाने से कब कब बचेंगे आप मान लीजिए रीट मेंस या फिर कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम है, उसमें 3 चीजें काम करती है। सबसे पहली आपकी मेहनत, दूसरी एक सही रणनीति उस एग्जाम को क्रैक करने की, और तीसरा आता है आपका डेडिकेशन, उस चीज के प्रति आपका दृढ़ निश्चय, आपकी डिटर्मिनेशन, क्या आप उसके प्रति कितने समर्पित थे। ये 3 चीजें। उसके बाद चौथा फैक्टर बहुत ही कम लक आता है। सबसे एंड में लक को ही रखा जाता है। जहां कहीं आपका 19-20 हो रहा हो वहां पे आपका सिलेक्शन हो जाए, उसको कहते हैं लक। लेकिन पूरा ही आप ढांचा, किसी की 2 साल की मेहनत, किसी की 5 साल की मेहनत को आप एक किस्मत बोल के तोड़ देते हैं तो बहुत हर्ट करती है। तो किस्मत नहीं है, किस्मत से नहीं मिलती नौकरी। आपकी मेहनत, आपकी डेडिकेशन सही रणनीति से मिलती है। अब कई लोग कहेंगे कि हम तो 5-5 6-6 साल से मेहनत कर रहे हैं, तो फिर हमारा क्यों नहीं हुआ, हम तो मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी रणनीति सही नहीं थी। आपकी रणनीति में कहीं ना कहीं कमी होगी, इसीलिए ऐसा हुआ है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको इन सब झूठों में नहीं फंसना है। अब बात करते हैं 7वें झूठ की। 7वां झूठ है कि सेल्फ स्टडी से कुछ नहीं होता, कोचिंग जाने से ही सिलेक्शन होता है। आपके सामने लाइव एग्जाम्पल बैठा है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते आप इंटेलिजेंट हो, आप में टैलेंट है इसीलिए। आपको भगवान ने टैलेंट नहीं दिया, आपको भगवान ने दिमाग नहीं दिया, आपको भगवान ने अच्छे रिसोर्सेस नहीं दिए बुक्स वगैरह लाने के लिए। आपके पास भी अच्छी बुक्स पढ़ी है, आपके पास भी अच्छा मतलब यूट्यूब है, आपके डेटा है आराम से, और आपके पास भी अच्छे से मतलब आपने शुरू से प्रिपरेशन की होगी। इतना दिमाग तो आया है आपके पास कि आपने बीएसटीसी भी पास कर लिया, आपने बीएड पास कर लिया, आपने 12th तक पढ़ा, तो यहाँ तक तो आए ही हो ना। तो टैलेंट की बात नहीं होती इसमें, और ना ही इसमें आप इंटेलिजेंट हो ये वाली बात होती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसा होता है कि आपको बहाना बनाना बंद कर देना है। सिलेक्शन एवरेज स्टूडेंट्स भी लेके जाते हैं। मेरे भी कई साथ वाले ऐसे हैं जो एवरेज थे बट उनका भी सिलेक्शन हुआ है, कैटेगरी वाइज नहीं, कैटेगरी की वजह से नहीं, आरक्षण की वजह से नहीं। वो लोग लगे हैं, मतलब वो कभी एवरेज स्टूडेंट रहा करते थे ऐसे जो मुझे नहीं लगता था कि इनका सिलेक्शन होगा, बट उनका हुआ है। यानी कि उन्होंने ये परवाह नहीं की कि हम पहले कैसे थे, हमने पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब उन्होंने इस चीज को किया, आगे अपने कंटिन्यू रखा। यानी कि पहले मैं जैसा था कोई फिक्र नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब मैं अच्छा कर सकता हूँ, अब मैं अच्छा करने की कोशिश करूंगा, मैं अपनी मेहनत करूंगा, फल जो भी होगा वो देखा जाएगा। उस पीडीएफ में मुझे अपना नाम चाहिए, उसके लिए मैं अपना दिमाग हिला दूंगा, कुछ भी करूंगा, पर सिलेक्शन तो मैं लेके रहूंगा। ये फर्क नहीं पड़ता कि मैं पहले कैसा था, ये सोच होनी चाहिए आपकी। इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। अब जैसे मैं अपना यूट्यूब का एग्जांपल दूं आपको कि मैंने यूट्यूब चैनल किस लिए खोला। मैं चाहती तो अपने दिमाग में ये ला सकती थी कि भाई मेरे से ज्यादा मतलब हाई लेवल पे बैठे हुए हैं यूट्यूब पे पढ़ाने वाले और गाइड करने वाले, मोटिवेट करने वाले, जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर है ना। तो मैं चाहती तो चुपचाप बैठ सकती कि नहीं यार अपने नहीं बनाना, अपने कोई बात नहीं, अपन बैठ सकते हैं आराम से, लेकिन नहीं, मैंने फिर भी बनाया। क्यों? क्योंकि पूरी भीड़ जो चल रही है उनमें से अलग भी अपना कुछ हो सकता है, आगे निकल के आ सकता है। कई लोग ऐसे यूट्यूब पे जो पहले वीडियोस बनाया करते थे, मैं उनकी बहुत पहली पहली वीडियो देखती थी, उन्होंने बस पेपर पेन से स्टार्ट किया था और आज वो इतने बड़े यूट्यूबर है, इतने अच्छा नाम कमा रहे हैं। मुझे पैसे कमाने से मतलब नहीं, मुझे नाम कमाना है, मुझे भी एक इज्जत चाहिए। मैं चाहती हूँ मुझे ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक मैं पहुंचूं और मेरा भी समाज में नाम हो, सब जने मुझे जाने, मुझ पर प्राउड फील करे। बहुत अच्छा टीचर मैं बनना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने ये चीज की छोटे छोटे स्टेप्स में शुरुआत की थी, बिना ये फिक्र किए कि यूट्यूब पे ऑलरेडी इतने सारे चैनल्स हैं। उसके बाद तो आपको भी बस वही करना है। आप लोग ऐसे मत देखिए कि मार्केट में भरे पड़े ऐसे लोग जो मतलब बीएड करे हुए हैं, एमएससी करे हुए हैं, एमएससी बीएड करे हुए हैं, है ना, एमएड करे हुए हैं, उनका सिलेक्शन हुआ, मेरा क्या हो जाएगा। ऐसा मैं भी सोचती थी, लेकिन मैंने इस चीज को अपने दिमाग पे हावी नहीं होने दिया। आपको सिलेक्शन आराम से मिल सकता है, बस सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए और आपका डेडिकेशन होना चाहिए अपनी इस जॉब के प्रति। और बिना कोई कंफ्यूजन हुए आप तैयारी कीजिए, बिना कोई कंफ्यूजन के। नहीं समझ आ रहा है, नहीं याद हो रहा है, फिर याद करूंगा, फिर भी याद नहीं हो रहा है, फिर भी याद करूंगा, 10 बार याद करूंगा, 20 बार याद करूंगा, 100 बार याद करूंगा, 1000 बार याद करूंगा, एग्जाम तक भी मैं याद करता रहूंगा। जब तक याद नहीं होगा तब तक याद करता रहूंगा। सिलेक्शन लेना है, उस पीडीएफ लिस्ट में नाम चाहिए तो मैं 1000 बार भी पढ़ूंगा, पर पढ़ूंगा। ये डेडिकेशन होनी चाहिए आपकी। आप बोलते हैं कि मैम सेल्फ स्टडी से कैसे सिलेक्शन होगा, हम तो घर पे रहते हैं, घर पे तो पढ़ाई नहीं हो पाती, कोचिंग जाते हैं तो कम से कम पढ़ाई तो हो जाती है। देखो आपके ऊपर है कि आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हो, आप कोचिंग में जाके पढ़ते हो, या आप ऑनलाइन कोर्स के थ्रू पढ़ते हो। मैं तो मेरे घर पे ही पढ़ती थी, मेरे घर पे भी कुछ मेंबर्स हैं, 6 मेंबर्स हैं हम लोग, तो डिस्टर्बेंस तो होता ही है, कितना ही कीजिए आप, रूम को बंद भी कर लीजिए तो भी थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस तो होता ही है। लेकिन उस चीज से परे हटके मैं पढ़ाई कर लेती थी। ऐसा नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए बस अपना उस चीज के प्रति। आप अपने घर वालों को भी इन्वॉल्व कर सकते हो। जैसे मैंने कोई हिस्ट्री की घटना पढ़ी, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, तो मैं मेरी मम्मी से शेयर करती थी, मेरे भाई बहनों से शेयर करती थी कि तुमको पता है ऐसा, तुमको ये पता है। तो इससे क्या होता है, फैमिली की भी आपको हेल्प मिल जाएगी। और कोचिंग जाने में आपको जैसा सुटेबल लगता है आप वैसे कीजिए। कोचिंग में मैं ऐसा मानती हूँ, ऑफलाइन कोचिंग जाते हो तो आप वो टाइम वेस्ट कर रहे हो, ऑनलाइन कोचिंग आपने ज्वाइन कर रखी है, कोर्स ले रखा है, तो आप आराम से कंटिन्यू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट सीरीज लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, कुछ भी कीजिए आप, लेकिन उस चीज में आपको अपना टाइम जरूर देना है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी गलतियां कहाँ आ रही हैं।
आपको खुद के लिए भी टाइम देना है। आपको ये आना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ है और आपकी वीकनेस कहाँ पे आपकी कमजोरी है, कहाँ पे आपकी ताकत है। और अगर आप डेढ़ घंटे मतलब 6-7 घंटे लगातार ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन किए जा रहे हैं, खुद के लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं कि भाई मैं अब खुद सेल्फ स्टडी करूंगा, अब रिविजन करूंगा, अब मैं खुद की कमियां जांचूंगा, अब खुद की ताकतें पता करूंगा, तो फिर वो कोई काम का नहीं रहेगा। तो अगर आप कोई ऑनलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर रखी है, ऑफलाइन भी ज्वाइन कर रखी है 7-7 10-10 घंटे की, तो कम से कम 2 घंटे आपको रोज खुद के लिए निकालने हैं, खुद की कमियों का आकलन करने के लिए, तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो मैंने की थी दोस्तों सेल्फ स्टडी घर पे आराम से, मैं जो बैठी हूँ जिस टेबल पे उसी पे मैंने पढ़ के सिलेक्शन लिया है। मेरे पास कोई ज्यादा बुक्स भी नहीं थी, लक्ष्य की गाइड थी पार्ट 1 पार्ट 2 में, और जीजीडी गौरव ज्ञान धारा की मन लाइनर थी, वो भी रिविजन के लिए, जब आपका थोड़ा बहुत थ्योरी क्लियर हो जाए उसके बाद। फिर मेरे पास थी अवनी पब्लिकेशन की किताब, जिसमें सूचना तकनीकी, मनोविज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, आरटीई, ये सब था बस। और एक जिला दर्शन उत्कर्ष की, बस इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं था। यूट्यूब था जिसपे मैं अभी वीडियोस बना रही हूँ, कभी वीडियोस देखा करती थी इस पे, आज इस पे वीडियो बना रही हूँ और आप लोगों को गाइड कर रही हूँ। तो मैं गाइड करूँ तो दोस्तों थोड़ा मुझ पे विश्वास दिखाइए आप। हर कोई आपको सच्चाई नहीं बताएगा, सब कंफ्यूज ही करेंगे, और अगर आप प्रेशर हो तो आप और ज्यादा कंफ्यूज होगे, जो आप होते भी हो, कमेंट भी आते हैं तो मुझे आप एक तरफ से दया भी आती है कि यार कितने कंफ्यूज है लोग, इनको मैं कैसे संतुष्ट करूं, मैं कैसे इनके लिए कंटेंट लेके आऊं कि इनको मुझ पर भरोसा भी हो जाए और मैं इनको सही गाइड भी कर सकूं। आप लोगों का मुझे कमेंट आता है मैम बुक रिव्यू करिए, तो मैं बुक रिव्यू नहीं करती दोस्तों, क्योंकि मुझे इतना वो नहीं है बुक रिव्यू का। बट मैं इतना जरूर बता सकती हूँ कि आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, वो भी मैं रिसर्च करके आपको एक ही जगह इकट्ठा करके बताने की कोशिश करूंगी। जैसे इंग्लिश लेवल 2 के लिए कौन सी बुक्स अच्छी है, एसएसटी लेवल 2 के लिए कौन सी अच्छी बुक्स है, क्योंकि मैं खुद लेवल 1 से हूँ, तो मैं लेवल 2 के लिए कैसे एनालिसिस करूँ। वो बात अलग है कि मैं अपने परिचित लोगों से पूछूं या फिर 2-4 वीडियोस देखूं, उसके बाद सबसे इकट्ठा करके एक निष्कर्ष निकाल के रिसर्च करके आपको बताऊं कि कौन सी बेस्ट रहेगी। इतना काम मैं आपके लिए कर सकती हूँ, करती आई हूँ और करती रहूंगी आपके भले के लिए। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आपको अगर एक डिटेल वीडियो चाहिए कि मैंने किस तरीके से तैयारी की, मेरी जर्नी क्या रही, कहाँ-कहाँ मुझे दिक्कतें आई और मैं किस तरीके से पढ़ा करती थी और कैसे सेल्फ स्टडी का जो सफर है वो मेरा सिलेक्शन तक मुझे लेकर गया, वो सब चीजें उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। मुझे कमेंट करना कि आपको क्या ऐसी एक वीडियो चाहिए, तो मैं जरूर बनाऊंगी। आठवां झूठ, आठवां सबसे बड़ा झूठ है जिसका मैं पर्दाफाश करने जा रही हूँ, वो है कि ज्यादा किताबें रखो तो ज्यादा दिमाग में घुसेगा और सिलेक्शन 100% हो जाएगा। देखो दोस्तों, मैंने सबसे पहले वीडियो में ये आपको बात बोली थी कि बुक्स का ढेर आपको नहीं इकट्ठा करना है, आप लिमिटेड बुक से भी सिलेक्शन ले सकते हो। इतना समझा, उसके बाद भी आपके कमेंट आते कि मैम ये वाली बुक अच्छी है, मैम ये वाली बुक अच्छी है। बुक अच्छी है बुरी थोड़ी होती है, कोई बनाएगा तो उसमें ऐसा थोड़ी है कि भाई कम मैटर डालेगा जानबूझ के। उसमें लगभग सभी बुक्स में लगभग सेम मैटर मिलता है। हाँ, वो बात हो सकती है कि आपको कोई आपका सिलेबस जो है पूरा एक बुक में ना मिले, उसके लिए आपको अलग बुक भी रेफर करनी पड़े, ऐसा हो सकता है। तो वो मैं आपको बताती भी हूँ कि हाँ ये वाली बुक बेस्ट है, लेकिन उसमें भी फिर यूँ होता है कि जैसे लक्ष्य की बुक बता दी तो आप बोलते हो लक्ष्य की गाइड तो बहुत डीप है। तो दोस्तों देखो, अगर आप एक ऐसी बुक लाते हो जो पहले से ही पतली है, उसमें से आप कितना पढ़ पाओगे, कितना नोट्स बना पाओगे। इसलिए मैं डीप बुक सजेस्ट करती हूँ, और बुक भी कौन सी सजेस्ट की है जो मैंने खुद ने यूज की है। लक्ष्य की गाइड पार्ट 1 पार्ट 2 इतनी मोटी है वो, इतनी मोटी है, एक इतनी मोटी एक इतनी मोटी है ना, इतनी मोटी दोनों जने, तो इतना होता है ना, इतनी मोटी है दोनों। अब आप सोचो, इस इतनी मोटी बुक में पूरा 300 नंबर वाला मैटर कवर होता है, ठीक है, जिसमें से आप 2 बुक में से सब कुछ मिल जाएगा। और एक आप राजस्थान ज्योग्राफी की इतनी बुक लाओ, फिर राजस्थान हिस्ट्री की इतनी बुक लाओ, फिर मनोविज्ञान की इतनी बड़ी बुक लेके आओ, फिर कला संस्कृति की इतनी बड़ी बुक लेके आओ, फिर आईसीटी की इतनी लेके आओ, स्कूल सब्जेक्ट की इतनी लेके आओ, और क्या बच गया, दूसरे सब्जेक्ट की इतनी बुक ले आओ, शिक्षण विधियों की इतनी इतनी इकट्ठा करने से अच्छा इतनी सारी बुक्स हो जाएगी आपके पास। उससे अच्छा है ये 2 बुक इतने में निपटा दो आप। आपके पास डीप बुक रहेगी ना, तो आपके पास एक चॉइस होती है कि आप उसमें से सिलेक्ट कर करके अपने नोट्स में डाल सको। ज्यादा मैटर रहेगा तो अच्छी बात है, उल्टा कम रहेगा तो आप कम ही पढ़ोगे, कम ही नॉलेज बन पाएगी। इसलिए मैं कहती हूँ कि 10 बुक्स इकट्ठा करने से अच्छा एक ही बुक ऐसी ले लो जिसमें वो 10 का 10 मैटर हो, उस एक बुक में भले ही मोटी हो, और उसी को 10 बार पढ़ डालो, बजाय इसके कि 10 बुक्स इकट्ठा कर लो, एक एक बार भी रिवीजन ना मार पाओ आप उसका। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैंने, मेरे पास गिनी चुनी 4-5 किताबें थी। आपको क्या लगता है कि मैं यूट्यूब नहीं देखा करती थी, उस पे आज किसी का देख लिया कि भाई कौन सी बुक अच्छी है, आज इसका पढ़ लिया कि भाई इसकी बुक अच्छी है, ऐसे सब मेरे भी सुनने में आता था। और जब मेरी दोस्त मुझसे कॉल करके पूछती थी कि तू कौन सी बुक से पढ़ रही है, तो मैं बोलती थी कि ये बुक है, तो मेरे को भी वो गाइड करती थी ऐसे। हालांकि आफ्टर ऑल दोस्त है तो अच्छा ही बोलेंगी कि नहीं ये वाली नहीं अच्छी, वो वाली लिया, है ना। तो ऐसे करके मैं भी उनके मतलब जंजाल में आ सकती थी ऐसा सोच के, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मेरे को कॉन्फिडेंस था कि भाई मेरे पास सिलेक्शन होना होगा ना, मुझे पढ़ना होगा, तो मैं इनसे ही पढ़ लूंगी, और यूट्यूब तो भरा पड़ा है। मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि जितनी बुक्स मेरे पास पड़ी है, पड़ी रहने दो, कोई बात नहीं, उसी से ही मैं सिलेक्शन लेके बताऊंगी, उसी से ही नोट्स बनाऊंगी। अब ये जो बुक्स है इसके अलावा एक भी बुक नहीं खरीदूंगी, और पढ़ना होगा कुछ एक्स्ट्रा तो मैं यूट्यूब से पढ़ लूंगी। और 6 महीने में मेरा पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया। मैंने 2 बार रिवीजन भी कर लिया इसमें, यानी कि 8 महीने की मैंने तैयारी की थी, 6 महीने में पूरा कोर्स मैंने कंप्लीट किया, पहले सिलेबस कंप्लीट किया, फिर 2 महीने जो बचे थे उसमें रिवीजन किया, मॉक टेस्ट दिए, और वो भी वीडियोस देख देख के टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट दिए। नहीं कोई चीज भूल गई मैं मान लो, तो उसको ट्रिक्स से याद किया, ट्रिक्स के भी नोट्स बनाए, जो मैं आपको बताती रहती हूँ, टेलीग्राम पे डालती रहती हूँ। इसके साथ साथ आप एक प्रैक्टिस बुक भी लेके आ सकते हो, जैसे दिशा 2020 की आती है, फर्स्ट रैंकर की आती है। प्रैक्टिस बुक होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस सबके साथ एक प्रैक्टिस बुक भी लेके आना, लेकिन कब, जब आपका रिवीजन हो जाए तब, थोड़ा बहुत सिलेबस आपका 50% से ऊपर कवर हो जाए, तब आप प्रैक्टिस बुक लेके आ जाना। 10वां झूठ है कि रीट एक यूपीएससी एग्जाम है, इसमें सिलेक्शन लेना कोई हलवा नहीं है, ठीक है। ये
ये झूठ सबसे बड़ा लगता है जो मैं आपको हर वीडियो में क्लियर करती हूँ। मैंने खुद ने सिलेक्शन लिया ना, इसलिए मैं इस चीज को जस्टिफाई करती हूँ। मेरी कई ऐसे दोस्त है जो कोचिंग जाती थी लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और मैंने सेल्फ स्टडी करके भी सिलेक्शन ले लिया। अब इसमें बात आती है किसकी? दिमाग की, सही स्ट्रैटेजी की। सही स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बता रही हूँ, आप उसको फॉलो करके देखिए। आपको जितने भी बंदे हैं ना, यूट्यूब पे टॉपर्स के इंटरव्यू देख लो, वो यही बोलते हैं सेल्फ स्टडी ही सिलेक्शन का राज होती है। और अच्छी बुक्स मतलब क्या? अच्छी बुक्स इन द सेंस आपको ऐसी बुक्स लेनी है जो आप एक बार ले आइए, उन्हीं को 10 बार रिवाइज कीजिए। सारी बुक्स अच्छी होती है। रीट मीन्स को आपको यूपीएससी का एग्जाम नहीं समझना है। आप में दृढ़ निश्चय हो तो आप यूपीएससी भी क्रैक कर लोगे, तो ये तो फिर भी रीट मेंस का एग्जाम है, आप दे दोगे इजीली। मैंने भी इसको ऐसे ही देखा, यूपीएससी की तरह नहीं देखा। मैंने इसको 10th और 12th के एग्जाम होते उसी तरीके से देखा। और जब वो एक मन में आ जाता है ना कि यार कैसे भी अब तो टीचर बनना ही है, अभी तक लाख रुपए लगा चुके हैं हम अपनी पढ़ाई में, 10वीं 12वीं तक बीएसटीसी में भी लाख रुपए लग गए। अब और नहीं लगने देने, अब मम्मी पापा के और पैसे नहीं लगने देने, अब खुद कमाना है, उनको रिटर्न करना है और अब उनको कमा के दिखाना है कि हाँ हमारी बेटी या हमारा बेटा अब अपने पैरों पे खड़ा हुआ है। तो मोटिवेशन काम में लीजिए। यूपीएससी का पेपर नहीं है कोई रीट मेंस, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। तो उसको एग्जाम की तरह देखिए, जो आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा रहा है, आपको एक मौका देता है, आपको एक अपना भविष्य सुधारने का, आगे बढ़ने का मौका देता है। एक ऐसा एग्जाम है, आप इसको यूपीएससी की तरह ले रहे हो, यानी कि जो कभी क्रैक ही नहीं होगा। रॉकेट साइंस समझते हो रीट मेंस को, तो इसको रीट मेंस को रॉकेट साइंस समझना बंद कर दो। सही स्ट्रैटेजी से, आपके भी कई कांटेक्ट में होंगे ऐसे लोग जो पढ़ने में ज्यादा ऐसे नहीं थे, एवरेज थे, बट उनका हुआ ना सिलेक्शन। अब उनको बोलो जाके कि आप तो इंटेलिजेंट थे, या फिर आप तो बहुत होशियार थे, या फिर आपको तो आरक्षण मिला हुआ है, या आप तो कोटे से लगे हुए हो, किसी ना कहीं विधवा कोटे से, या फिर उससे लगे हुए ऐसे वैसे। आप कुछ भी बोल सकते हो, बहाने बनाना छोड़ दीजिए, आज से ही पढ़ाई करने बैठ जाइए। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस सब का आप सुधार किस प्रकार से कर सकते हैं, ध्यान से सुनिए। आपको याद करने पे या सिर्फ पढ़ने पे फोकस नहीं करना है, आपको टाइमिंग पे फोकस करना है। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपके लिए 8 महीने या 6 महीने कम पड़ रहे हैं। देखो ऐसे तो आपके लिए 1 साल भी कम पड़ेगा, अगर आपको सही सच नहीं पता है तो किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम को क्रैक करने का। 1 साल छोड़ो, 2 साल भी आपको कम लगेगा। तो 6 महीने में भी सिलेक्शन लेके दिखाया है, मैं आपके सामने बैठी हूँ, 6 महीने में सिलेक्शन लिया है मैंने। तो आपको अपनी पढ़ाई के तरीके को नहीं बदलना है, आपको टाइमिंग को बदलना है। आप ऐसे स्लॉट्स बना लीजिए, टाइम के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए, जिसमें आप एक साथ पढ़ाई नहीं करो। मॉर्निंग स्लॉट बुला लो कि भाई सबके उठने से पहले हम स्लॉट बना ले, यानी कि सबके उठने से पहले हम पढ़ने बैठ जाए। जैसे कई लोगों को मुझे कमेंट आता है, मैम आप घर पे तैयारी कर कैसे लेते थे, हमसे तो होती नहीं। तो आप देख लीजिए, जब आपको डिस्टर्बेंस होता है, फिर ऐसा कुछ होता है, दिमाग काम नहीं करता, तो आप ऐसे टाइम में पढ़ाई का टाइम फिक्स कीजिए जब सो रहे हो सब, या फिर कहीं गए हो बाहर, या ऐसा कुछ है ना, जब ज्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। आप मॉर्निंग में ले सकते हो, सुबह 4 बजे उठ जाइए, 5 बजे उठ जाइए, 8 बजे तक आराम से आप 3 घंटे आराम से पढ़ सकते हो। फिर दोपहर में ले लीजिए, जब सब रेस्ट का टाइम होता है, उस टाइम 1 से 4 पढ़ लीजिए, फिर रात में ले लीजिए आप, या फिर शाम को ले लीजिए। इस स्लॉट्स में डिवाइड करके आप पढ़िए। दूसरा समाधान है कि आपको एनवायरमेंट से, जो आपका पर्यावरण है, आपके वातावरण से लड़ना नहीं है, बल्कि उसको ताकत बनाओ। कैसे बनाओगे? जैसे आप अपने घर में एक स्टडी कॉर्नर यानी पढ़ने वाला कोना फिक्स कर दीजिए कि हाँ भाई मैं तो यहीं बैठ के पढ़ूंगा। क्या जरूरत है? सिर्फ एक टेबल, एक कुर्सी, और उसके ऊपर आराम से रोशनी पड़ रही है किसी ना किसी चीज की, वहां पे आप बैठ के आराम से पढ़िए। मोबाइल को साइलेंट कर दीजिए और अपने घर वालों से भी बात कीजिए इस बारे में कि मुझे पढ़ना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आप में से कई लोग समझते भी होंगे, आपके घर वाले, तो उनको बताइए कि ये मेरे पढ़ाई का टाइम है, जितना हो सके मुझे कम डिस्टर्ब करना। तीसरा समाधान है, आपको पोमोडोरो टेक्निक का यूज करना है। इसके बारे में मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, यानी कि 25 मिनट पढ़ाई और 5 मिनट का ब्रेक। इससे क्या होगा? आपका दिमाग रिफ्रेश रहता है। 25 मिनट पढ़ लिया तो 5 मिनट का आप आराम से ब्रेक ले सकते हो, बाहर घूम के आ जाओ, टहल के आ जाओ, गाना सुन लो, कुछ भी कर लो, डांस कर लो, जो भी आपको अच्छा लगता है। इससे आपका दिमाग फ्रेश रहता है, मन भटकता नहीं। चौथा समाधान है कि सेल्फ डाउट मत करो, यानी खुद के ऊपर डाउट मत करो। आप कोचिंग में भी कब पढ़ पाते हो? जब आप खुद बैठते हो वहां पे। तो भाई घर को ही कोचिंग बना लो ना, घर का एक ऐसा कॉर्नर डिसाइड कर दो जहाँ पे आप बैठ के पढ़ो आराम से। अब जैसे आप कोचिंग जाते होंगे तो वहां पे भी कई लोग बीच बीच में कमेंट तो करते ही होंगे ना, आपको जाने में भी टाइम लगता है, तो बीच बीच में कोई कमेंट कर रहा है ऑफलाइन कोचिंग में, हंसी मजाक हो रहा है, तो उस बीच में भी कहाँ हुई आपकी पढ़ाई? हालांकि ऐसा सब कोचिंग में नहीं होता होगा, पढ़ाई भी होती होगी, लेकिन कई लोग डीमोटिवेट भी होते होंगे। जैसे कई लोग कोचिंग में महारथी भी होते हैं, जहाँ पे बहुत ज्ञान रखते हैं वो विषय का या किसी भी चीज का, तो उनकी बातें सुनकर और डिमोटिवेशन हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? जितना हो सके सेल्फ स्टडी पे फोकस करना होता है कि बाहर की दुनिया का हमें कुछ पता नहीं, हमें बस खुद पे फोकस करना है। खुद से कंपटीशन है, खुद को सिलेक्शन लेना है, तो दूसरों से तुलना नहीं करनी। हम ही जानते हैं हमारे अंदर क्या कमी है, हमारे अंदर क्या ताकत है। पांचवा समाधान है, किसी को अपना साथी बनाओ। जैसे कि वो आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, आपका भाई या बहन हो सकता है। आपने जो कुछ भी पढ़ा है ना, उससे बोलो कि मुझसे सुनो तुम। और मैं तो ऐसा ही करती थी। आप इससे क्या होगा कि आपको सपोर्ट मिलेगा, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद खुद तक सीमित नहीं रहे, आपने अपनी नॉलेज किसी और से भी शेयर की। कॉन्फिडेंस भी आता है, और भूल भी जाते हो तो वो आपको बता देगा कि नहीं तूने यहाँ पे गलती की है। और यहाँ से क्या होगा कि आप उससे कॉम्पिटिशन भी कर पाएंगे, यानी कि अपना सेल्फ इवेल्युएशन कर पाएंगे, खुद का स्व आकलन कर पाएंगे कि आपको कितना ज्यादा याद हो पाया और उसको कितना याद था। छठा समाधान है कि मन नहीं लग रहा तो पाठ को बदलो, चैप्टर को बदलो, पढ़ाई को बंद नहीं करना। हम क्या होता है अक्सर कि ऐसा टॉपिक लेके बैठ गए, जैसे कि मान लीजिए बहुत हार्ड में हार्ड टॉपिक आपको कौन सा लगता है? मान लीजिए राजवंश वाला टॉपिक हार्ड लगता है, राजस्थान जीके में। तो आप क्या करते हो कि लेके बैठ गए, अब आपका पढ़ने का मन नहीं लगा, पढ़ाई ही ले भाई, बुक बंद की और उठ गए, खड़े हो गए, टीवी देखने लग गए या फिर फोन चलाने लगे। ऐसा नहीं करना। आप टॉपिक बदल दो, आप सब्जेक्ट बदल दो, लेकिन बैठो जम के, पढ़ने की आदत डालो। 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, उसको छोड़ दो भले बाद में पढ़ लेंगे जब भी मूड अच्छा होगा तब, है ना।
और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, सीक्रेट ट्रिक है, टिप है कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बुक से अच्छा नहीं लग रहा पढ़ने में, एक बार आप उसकी वीडियो देख लो यूट्यूब पे, आपको मजा आने लगेगा उस चीज को करने में। और मैं बुक्स से तो बहुत कम ही पढ़ती थी, बुक्स से मैं तब रेफर किया करती थी जब मुझे किसी चीज का एक्स्ट्रा नॉलेज लेना था बिना फोन को खोले, या मेरे पास जब फोन अवेलेबल नहीं हुआ करता था, फोन चार्जिंग में पड़ा या जो भी है, तब मैं बुक्स रेफर करती थी। तो यूट्यूब से पढ़ने से क्या होता है, हमें देखने से और सुनने से बहुत जल्दी याद होता है, और हमें अच्छा भी लगता है, हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार अब अपन इस चीज को पीछे कर सकते हैं, देख सकते हैं, हमें कोई इतना एफर्ट नहीं डालना पड़ा। बुक में तो हम क्या होता है, हमें एफर्ट डालना पड़ता है, खुद प्रयास करना पड़ता है, इसलिए हमें थोड़ा जोर भी आता है, लेकिन यूट्यूब पे या फोन से पढ़ेंगे तो इतना मतलब आलस नहीं आता है। फोन से ट्राई करना किसी भी टॉपिक को अगर समझना है तो। सातवां समाधान है कि मोटिवेशन नहीं, आदत बनाओ। देखो मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, मान लो आपने मुझे कमेंट ही कर दिया कि मैम आप कुछ टिप्स बताओ या वीडियो बनाओ इससे, तो मैंने बना दी, देख ली, थोड़ी देर मोटिवेशन आया, 15-20 मिनट रहा, लेकिन फिर वही ढर्रे पे, यानी कि फिर से पढ़ाई करने की इच्छा नहीं हो रही, फिर से वही हो गया कि भाई यार मन ही नहीं लग रहा है यार, सब जनों का सिलेक्शन हो रहा है, हमारा कैसे हो जाएगा, खुद पर डाउट करने लगे। मैम सब जने तो इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं, सब लोग मॉक टेस्ट भी लगा रहे हैं, सबका 2-2 बार रिविजन भी हो गया, ऐसे में हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, हम तो कुछ कर भी नहीं रहे, हम तो आपके वीडियो के नीचे आके कमेंट कर रहे हैं कि मैम हमसे तो पढ़ाई नहीं हो रही, हमारा तो मन ही नहीं लग रहा। तो फिर ऐसे सब सोचोगे ना तो सिलेक्शन होना होगा तो भी नहीं होगा। तो मोटिवेशन जो है बहुत कम काम करता है, उसमें भी नेगेटिव मोटिवेशन ज्यादा काम करता है। और आपको आदत बनानी है, आदत ऐसी बना लीजिए कि मैं मन नहीं लग रहा है 15 मिनट ही पढ़ूंगा, 15 मिनट से भी आप शुरुआत कर सकते हो। 15 मिनट से भी आपने शुरुआत कर लेना, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा शुभारंभ हो सकता है, धीरे धीरे आदत बनेगी। आज 15 मिनट पढ़ाए, कल 30 मिनट पढ़ोगे, फिर 45 मिनट पढ़ोगे, फिर 1-1 घंटा पढ़ने लग जाओगे। आदत बनाना जरूरी है, ताकि आपके माइंड को एक विश्वास होने लगता है कि नहीं यार हमने शुरू तो किया यार, चलो यार इतना एफर्ट तो किया, शुरू तो किया यार, कम से कम आगे और कर लेंगे। ये आपका दिमाग आपको पैटर्न बन जाता है, और आप आदत बना लेते हैं 21 दिन की। 21 दिन तक किसी भी चीज को अगर आप करेंगे, आपकी ऑटोमेटिकली आदत बन जाएगी। अब मैं बात करती हूँ अपनी कि मैंने किस तरीके से सिलेक्शन लिया। देखो मैंने भी अपने घर पे ही सेल्फ स्टडी की, मैं आज तक लाइब्रेरी भी नहीं गई, क्योंकि मैं गांव में रहती हूँ, यहाँ से लाइब्रेरी बहुत ज्यादा दूर है, मुझे तो मालूम ही नहीं किधर है इधर लाइब्रेरी। ओके, तो फिर मैं क्या करती थी, घर पे ही पढ़ाई करती थी, मेरे पास दूसरा चारा नहीं था, मेरे पास था बस एक फोन, मेरी बुक्स, नोट्स एंड यूट्यूब, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसी से ही मैंने पढ़ाई की है। तो आपको भी ये करना है, अगर आपके पास भी ये सब है तो आप इजीली पढ़ाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं दोस्तों 10 से 12 घंटे पढ़ती थी, आपको मैंने बताई दिया, मेरे टाइम टेबल मैंने शेयर भी किया है। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करना कि मैम इस पे भी एक डिटेल वीडियो बना दो, कि आपने तैयारी कैसे की, आपकी जर्नी बताइए, सब कुछ मैं उस वीडियो में बताने की आपको कोशिश करूंगी। मेरा रीट ट्री का सर्टिफिकेट, मेरे मार्क्स कितने आए, उसका लाइव प्रूफ, सब कुछ कि मैंने किस तरीके से तैयारी की, आप कमेंट करोगे तो मैं जरूर बना दूंगी इस टाइप का वीडियो। हम कैसे शुरू करें भाई, सेल्फ स्टडी तो नहीं हो रही हम हमारे से, हमसे तो कोचिंग का ही माइंड में ऐसा बैठा हुआ है, दिमाग में ऐसा भर दिया है कि भाई कोचिंग से ही सिलेक्शन होता है। सेल्फ स्टडी तो नहीं हो रही हमसे, कैसे करते हैं सेल्फ स्टडी भाई? सबसे पहली बात है, आप 10 मिनट रूल को अपनाओ। 10 मिनट ही सही खुद को रोक के दिखा दो कि मैं पढ़ूंगा। कौन से पढ़ूंगा? बुक से पढ़ूंगी, किससे भी पढ़ूंगी, अपने नोट से पढ़ूंगी, किसी से भी पढ़ू। 10 मिनट का रूल अपना लो, रोज 10 मिनट ऐसे सोचो कि भाई मैं खुद पढ़ने बैठ रहा हूँ। खुद को विश्वास दिलाओ कि हाँ सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन हो सकता है, प्रियंका मैम का हुआ है, हमारा भी होगा। आपका मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तो 10 मिनट दिमाग को रोक लो कि यार सिर्फ 10 मिनट पढ़ना, उसके बाद छोड़ दूंगा, उसके बाद फोन चला लूंगा, आराम से इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल कर लूंगा, है ना। 10 मिनट, तो 10 मिनट बाद आपकी उस चीज को करने की इच्छा 10% तक कम हो जाती है। फिर आपका दिमाग जो है वो मोमेंटम पकड़ लेगा, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली इच्छा करेगी कि हाँ मैं और आगे पढ़ूं। यही चीज काम करती है। और बाय चांस आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, उस टाइम पे आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है, तो उस टाइम आपको मेरी सलाह है कि आप उस टाइम ना ही पढ़ो तो अच्छा है। आपको जब ये गिल्ट महसूस होगा ना, आपको जब अफसोस होगा ना यार सब जने पढ़ रहे हैं, मेरा सिलेक्शन ऐसे कैसे होगा, उस टाइम आप ऑटोमेटिकली पढ़ने बैठोगे। आराम से एक गिलास भर के पानी पी लीजिए, उस टाइम पढ़ने बैठिए। दिमाग नहीं लग रहा हो तो भी लगाइए, इधर उधर का सोचना बंद कीजिए। बस ये सोचिए मेरे को इतना सा टॉपिक पढ़ना है, भले इतना सा टॉपिक पढ़ूंगा, 10 मिनट बैठूंगा, लेकिन आज ये कवर करके रहूंगा मैं, या करके रहूंगी। फिर है कि आपको इजी टॉपिक से स्टार्ट करना है। अब सबसे पहली बात तो ये कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, यानी कि खुद पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको हार्ड टॉपिक उठा लिया तो आप वैसे ही पहले दिन से सेल्फ स्टडी बंद कर दोगे। आपको क्या करना है, इजी टॉपिक से स्टार्ट करो, जिसमें आप थोड़ा बहुत नॉलेज पहले से रखते हो। उससे क्या होगा, आपका दिमाग जो है वो उतना लोड नहीं लेगा, जितना आप एक हार्ड टॉपिक को लोगे, उससे स्टार्ट करोगे तो होगा। राजस्थान जी के हो, मनोविज्ञान हो, उस सबको कहानियों से याद करने की कोशिश कीजिए। इसी को बोलते हैं सेल्फ स्टडी की ट्रिक, जो आपको हर कोचिंग वाला नहीं बताएगा। या तो आपको खुद को ही करना पड़ेगा, वो पढ़ा देंगे, वो बता देंगे कि ये स्ट्रैटेजी अपनाओ, वो बता देंगे कि इस तरीके से लिखना है, या फिर ये इसका नॉलेज होता है, लेकिन ट्रिक्स और याद करने का तरीका वो सिर्फ आप अपने अकॉर्डिंग ही बना सकते हो। आपको क्या करना है, रूटीन भले ही छोटा बनाओ, लेकिन फॉलो उसको रोज करना है। जैसे आपने डिसाइड किया आज मैं केवल इतना सा भाग पढ़ूंगा, यानी कि इंग्लिश विषय है, मान लीजिए इंग्लिश सब्जेक्ट है, उसमें मैं आज केवल आर्टिकल्स ही पढ़ूंगा और सिर्फ 1 घंटा पढ़ूंगा। तो 1 घंटे ही पढ़ो भले, लेकिन उस 1 घंटे में जान होनी चाहिए, यानी कि वो 1 घंटा पूरा का पूरा, वो 60 मिनट सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल्स को समर्पित होनी चाहिए, उसमें दूसरा कुछ काम नहीं होना चाहिए। इसी को बोलते हैं एक्टिव स्टडी प्लान। जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए, जितना हो सके उतने टेस्ट दीजिए, जितना हो सके उतनी ट्रिक्स वाली वीडियोस देखिए, क्योंकि मुझे पता है सिलेबस बहुत बड़ा है, आप में से कई लोग फ्रेशर भी हैं, उनसे याद नहीं होता, तो आप ट्रिक्स वाली वीडियो देखिए। मैंने खुद ने अपने मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा अपने चैनल पर डाली हुई है ट्रिक्स के साथ, वो आप देख सकते हैं, बहुत इजीली मैंने समझाई हुई है ट्रिक्स के साथ। आपको पढ़ने का मन ना करे, मन में डाउट आए कि सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन हो जाएगा क्या, तो अपने मन में वाई यानी कि क्यों को सर्च करो कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ सेल्फ स्टडी। मुझे सरकारी शिक्षक बनना है, उस पीडीएफ लिस्ट में मेरा नाम होना चाहिए, ज्वाइनिंग लेटर मेरे पास होना चाहिए, अगले साल 2026 में मैं भी सरकारी मास्टर की कुर्सी पे बैठा हूंगा या बैठी होंगी।
उस क्यों को सर्च करोगे ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में कोचिंग वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, सेल्फ स्टडी आएगी कि नहीं यार खुद ही पढ़ना है। और जो बच्चे कोचिंग भी कर रहे हैं ना, उनको भी सेल्फ स्टडी को टाइम तो देना ही देना है, रिवीजन को टाइम तो देना ही देना है। धीरे धीरे बढ़ो, लेकिन बढ़ो आगे, धीरे धीरे बढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो। सेल्फ स्टडी एक खेती की तरह है जहां पे आप रोज थोड़ा थोड़ा बोओगे, फिर सिलेक्शन की फसल खुद ब खुद उगेगी। तो लास्ट में आपको बोलना चाहूंगी, होशियार वो नहीं होता जो सब कुछ जानता है, होशियार तो वो होता है जो रोज थोड़ा थोड़ा सीखता है, वो भी बिना रुके। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, समझ भी आ गई होगी कि सेल्फ स्टडी करना क्यों जरूरी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।